Hello guys, welcome to Uncomplicated Legal Notes. This is नेहा कुशवाहा एंड आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो इंडिया है उसने लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहाँ से लिया है, सिविल रॉन्ग क्या होते हैं, डैमेजेस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ डैमेजेस एंड वी हैव सीन मीनिंग ऑफ टॉर्ट्स, प्लेंटिफ क्या होता है, हु इज डिफेंडेंट एंड हु इज टॉर्ट सीजर। ये तो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो इंडिया है, राइट, जस्ट अ सेकेंड। तो जो इंडिया है उसने जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है वो इंग्लिश लीगल सिस्टम से इनहेरिट किया है। एक्सेप्ट फ्यू सिविल रॉन्ग्स, कोई भी रिटन लॉ जो है वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स से डील नहीं करता है, राइट। ये सब कुछ इंडियन कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंग्लिश टॉर्ट्स को प्रिंसिपल, जो इंग्लिश टॉर्ट्स के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसी सिचुएशन डिमांड करेगी वो वैसा कर देंगे, राइट। चाहे वो इंटायरली सेम डिट्टो बिल्कुल इंग्लिश टॉर्ट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें या एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई करें। जैसा केस और फैक्ट डिमांड करेंगे वो हम इंडियन कोर्ट वैसा ही करती है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट ये जो रहेगा वो कोर्ट्स की ही चॉइस रहेगी कि उनको ये अप्लाई करना है, ये प्रिंसिपल्स या नहीं करने हैं, राइट। एंड ये कोर्ट जो रहती है वो कंपेल्ड नहीं रहती है कि वो उसको बिल्कुल सेम टू सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं। बट जो सपोज हाई कोर्ट ने कोई एक केस है, उसमें कोई इंग्लिश टॉर्ट का प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया है, तो जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स रहती हैं उनको हाई कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। तो यहाँ पे कुछ केसेस हैं, इंडियन केसेस, जिसमें टॉर्ट्स क्लेम किया गया था। द फर्स्ट वन इज भोपाल गैस ट्रेजेडी केस। सेकंड वन इज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द थर्ड वन इज उपहार सिनेमा केस। ये सारे केसेस आप लोग देख लीजिएगा, ये सारे केसेस बुक्स में अवेलेबल हैं। एंड नाउ वी आर सीइंग व्हाट इज सिविल रॉन्ग। इंजर्ड पार्टी जो रहती है वो अपनी रेमेडीज क्लेम करती है फ्रॉम द पार्टी हु इज इन्फ्लिक्टिंग सच रॉन्ग्स ऑन हिम। तो जो सिविल रॉन्ग्स होते हैं वो यूजुअली उसका जो मतलब रहता है वो क्या रहता है कि जो स्टेट है उसने जो क्रिमिनल रॉन्ग्स है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, वो सिविल रॉन्ग्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर नोट क्या करने की चीज़ होती है कि हम चाहें तो क्रिमिनल लॉ एक्शन भी ले सकते हैं और टॉर्ट लॉ एक्शन भी ले सकते हैं साथ ही साथ। दोनों जगह पे हमें रेमेडी अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल केयरलेस ड्राइविंग which results in injury to the pedestrian may qualify to be a tort, जिसमें आपको डैमेजेस मिल जाएंगे। और वहीं पर ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है केयरलेस ड्राइविंग, जो कि अंडर इंडियन पीनल कोड में प्रोहिबिटेड है। सो लेट्स सी व्हाट आर डैमेजेस और वी विल सी द टाइप्स ऑफ डैमेजेस। तो डैमेजेस होते क्या हैं? जो रॉन्ग डूअर होता है उसके रॉन्गफुल एक्ट से जो भी प्लेंटिफ को इंजरी हुई है, जो भी सफरिंग हुई है प्लेंटिफ को, उसके लिए कंपनसेशन होती है जो कि डिफेंडेंट पे करता है प्लेंटिफ को, राइट। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ डैमेजेस। सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ डैमेजेस: special damages, general damages, exemplary damages, future or prospective damages, nominal damages, incidental damages, liquidated and unliquidated damages. Now let's see the first one. What are special damages? Right.
तो जो स्पेशल डैमेजेस होते हैं वो प्लेंटिफ को किस टाइम पर मिलते हैं? हम्म? जो स्पेशल डैमेजेस होते हैं वो देखो सारे डैमेजेस जो भी रहेंगे, जितने भी डैमेजेस, वो डिफेंडेंट ही पे करेगा, वो भी प्लेंटिफ को, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होते हैं। इसमें वही फाइनेंशियल कंपनसेशन की जाती है टू प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट। एंड इसमें ये क्या होता है, इसमें तो बस प्रूफ करना पड़ता है प्लेंटिफ को कि उन्हें वो जो इतना भी डैमेज हुआ है वो उनको बताना पड़ेगा, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिपेयर या रिप्लेसमेंट के टाइम पर कोई डैमेज हो जाना प्रॉपर्टी को, या फिर अर्निंग कैपेसिटी का में लॉस होना, वेजेस में लॉस होना, मेडिकल एक्सपेंसेस पास्ट और फ्यूचर दोनों के मिलाकर, ठीक है, जो इररिप्लेसेबल आइटम्स हैं उनका लॉस होना, ठीक है, ये सब जो भी एग्जांपल्स हैं इनमें आपको स्पेशल डैमेज मिल जाएगा। स्पेशल डैमेज में आपको प्रूव करना पड़ेगा। नाउ द सेकंड वन इज जनरल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस सभी प्लेन जितने भी जिसके साथ भी जो भी इंजरी हुई है, जो भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, प्लेंटिफ को ही मिलता है जिसका लीगल राइट वायलेट होता है, राइट। और इसमें कुछ भी प्रूफ करने की नीड नहीं होती है, इसमें कुछ भी प्रूफ करने की नीड नहीं होती है, राइट। और इसमें क्या होता है कि दीज इंक्लूड पेन एंड सफरिंग। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, पेन, सफरिंग, लॉस ड्यू टू इंजरी, लॉस ऑफ रेपुटेशन, राइट। इसमें ये सब कुछ इंक्लूड होता है। Now the third one is exemplary damages. What are exemplary damages? इनको हम punitive damages भी कहते हैं, राइट। और ये डिफेंडेंट के वायलेंट एक्ट से जो भी सफर हुआ है प्लेंटिफ को, उसके कारण दिए जाते हैं। कौन से डैमेजेस? एग्जाम्पलरी डैमेजेस, राइट। नाउ द फोर्थ वन इज फ्यूचर और prospective damages. They are those damages which are certain to occur in the future as a result of the loss or harm, right। अब फ्यूचर में सपोज कोई डैमेज हुआ प्लेंटिफ को या कोई भी इंजरी हुई है, उससे उसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाकर हमें बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, तो वो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है, डिफेंडेंट को देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक केस है सुभाष चंद्र वर्सेस राम सिंह केस, जिसमें क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ का पैर रहता है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट की जो एक बस, स्टेट कॉर्पोरेशन की बस रहती है, उससे पूरा का पूरा क्रश्ड हो जाता है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है प्लेंटिफ को, और उससे सर्जिकल शूज की जरूरत पड़ती है, उसके बिना वो चल भी नहीं पाता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, उसको कंपनसेटेड किया जाता है फॉर फ्यूचर डैमेजेस। जो कोर्ट होता है वो उसको फ्यूचर डैमेजेस मिलवाता है, राइट, प्लेंटिफ को। तो द फिफ्थ वन इज नॉमिनल और सब्सटेंशियल डैमेजेस। ये होते क्या है, व्हेन द एक्चुअल हार्म इज ट्रिफलिंग एंड एन अवार्ड इज वारंटेड अंडर द सर्कमस्टेंसेस। बिल फॉर एग्जांपल कोई किसी का भी लीगल राइट, किसी पर्सन का लीगल राइट इन्फ्रेंच हुआ है, ठीक है, बट उसको कोई लॉस नहीं हुआ है, बट लीगल राइट का इन्फ्रेंच हुआ है, लीगल राइट जो है वो वायलेट हुआ है, तो उसके लिए हमें नॉमिनल और सब्सटेंशियल डैमेजेस मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें एक फेमस केस है, विंस्टन चर्चिल रहते हैं जिनको शिलिंग अवार्ड की जाता है about 25 times against author Louis Adamic, who had written that the British PM had been drunk at a dinner at the White House. तो PM वो जो लुइस एडमिक रहते हैं, उन्होंने ये लिख देते हैं वो कि जो PM है ब्रिटिश के, उन्होंने अब वाइट हाउस में डिनर पर ड्रंक थे ऐसा। तो अब PM की तो भाई उनको तो लीगल राइट उनका जो है वायलेट हुआ है, तो उनको ये जो नॉमिनल डैमेजेस होते हैं वो दिए जाते हैं,
Now the sixth one is incidental damages. These damages include the reasonable charge, expenses, or other costs which flow from the loss or harm. For example, delivery expenses हो गए, cost of photocopies, जितनी भी photocopies हुई हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जितना भी ऑटो चार्ज हो गया, बस चार्ज हो गया, वो सब incidental damages में आएगा. The seventh one is liquidated damages. Liquidated damages pre-set रहते हैं by the party. कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना कि जो पार्टीज रहती हैं वो पहले ही अपने डैमेजेस प्री सेट कर लेती हैं कि अगर आगे जाके किसी ने फ्यूचर में कोई भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर उन्होंने किया है एक दूसरे के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देते हैं, तो ये लिक्विडेटेड डैमेजेस उनको, जिसने ब्रीच किया है उसको देने पड़ेंगे सामने वाले को, राइट. नाउ द एट्थ वन इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. ये जो रहते हैं वो प्री डिटरमाइन नहीं लेते हैं, पहले से डिसाइड नहीं होता है ये, राइट. तो या ये टॉर्च में ये दिए जाते हैं ये वाले डैमेजेस, जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस रहते हैं. जो डिफेंडेंट है और प्लेंटिफ वो एक दूसरे को तो नहीं जानते हैं, तो वो कैसे कैसे अपने जो डैमेजेस हैं वो प्री डिटरमाइन कर सकते हैं. इसलिए ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट में तो जो पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे को जानती हैं, इसलिए वो प्री सेट हो जाते हैं डैमेजेस, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, राइट. Now we will see role of malice and evil motive in torts. गिल्टी माइंड क्या होता है अब इसमें, जब डिफेंडेंट wrongful एक्ट करता है with the feeling of spite, vengeance or ill will, the act is said to be done with guilty mind or maliciously, right. तो ऐसा कहा जाता है कि जो एक्ट किया गया है ऐसी फीलिंग के साथ, तो वो गिल्टी माइंड से किया गया है और मैलिशियसली किया गया है, राइट. So the question arises, does guilty mind play an important role in wrongs committed in torts? Torts में जितने भी wrongs commit होते हैं उसमें guilty mind का कितना important role है, या है भी या नहीं? So the answer is no, right. इसका इतना कोई असर नहीं होता है, कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है. मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ऐसा कोई जनरल रूल भी नहीं है गिल्टी माइंड होना जरूरी हो, राइट. जब कोई भी रॉन्ग कमिट हो रहा है, कोई जानबूझकर तो करता नहीं है कोई भी रॉन्ग कमिट, राइट. तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि गिल्टी माइंड देखा जाए डिफेंडेंट की लाइबिलिटी के लिए, राइट. बट ऐसे कुछ थॉट्स हैं जहाँ पर क्या देखा जाता है कि जो मेंटल कंडीशन होती है डिफेंडेंट की वो रिलेवेंट होती है, जैसे कि असॉल्ट हो गया, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, कॉन्स्पिरेसी एक्सेट्रा. इन सब चीज़ों में क्या होता है, मेंटल कंडीशन रिलेवेंट होती है. वेयर तो ट्रेसपास है, न्यूसेंस है, डिफेमेशन है, यहाँ पे मेंटल कंडीशन जो होती है वो टोटली इररिलेवेंट होती है, राइट. Now the question is, does marriage plays same role in tort law as in crime? जैसे कि जो मैलिश है क्राइम में जैसे वो प्ले रोल करता है, वैसे ही टॉर्ट में उसका कुछ काम है. तो ऐसा कुछ अफेक्ट पड़ता नहीं है डिफेंडेंट की लाइबिलिटी पे मैलिश का, राइट. फॉर एग्जांपल कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और उसमें किसी ऑफिसर ने किसी के सपोज ए है इनकम टैक्स ऑफिसर और बी है कोई ऑफिसर होगा ऑब्वियसली, तो जो ए है इनकम टैक्स ऑफिसर उसने रेड कर दी बी के घर पर, राइट. और जो डिपार्टमेंट होगा वो ये दिखा सकता है कि गुड रीज़न है इसके पीछे रेड करने का, जो रेड हुई है बी के घर में उसके पीछे गुड रीज़न है, राइट. तो बोनाफाइड और मैलिफाइड इंटेंशन यहाँ पे ऑफिसर का देखा ही नहीं जाएगा, कोई मैटर ही नहीं रखता है,
और बी को उससे कोई लॉस भी तो नहीं हो रहा ना, अगर बी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है तो। राइट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट करें प्लीज़।